Very good morning, everyone. In the last lecture, in the last video, we have seen the cholinergic drug. Today, we will try to learn and try to memorize the anticholinergic drugs. So, first is the atropine, because in the anticholinergic, the first drug what came in is the atropine. After atropine is a prototype of this anticholinergic. So that's why I've included in the first diagram only. And after this atropine, the many other anticholinergic drugs will have came that we will also see later on. So cholinergic receptors were basically two types of receptor. That's this we have seen: nicotinic and the muscarinic receptor. Nicotinic was the ion gated and muscarinic was the G protein coupled receptor. If we are blocking, so one thing we have to make it clear, we are saying the anticholinergic drugs. If we are blocking the nicotinic receptor, this is not the anticholinergic drug. Nicotinic receptor, when we are blocking, it is called the NM blocker or the ganglion blockers. So there are two types of nicotinic receptor in the neuromuscular NM and in the NN ganglion. So if we are blocking this nicotinic, it is called the neuromuscular blocker and ganglion blocker, not the anticholinergic drugs. But if we are blocking the muscarinic receptors, this you have to make it clear कि अगर muscarinic ब्लॉक हो रहा है तभी हम उसको एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पथोलाइटिक्स या एट्रोपिन लाइक ड्रग इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले एट्रोपिन प्रोटोटाइप था, इसीलिए एट्रोपिन लाइक ड्रग्स, एट्रोपिन के अलावा और भी ड्रग्स देखेंगे, और एंटी मुस्कैरिनिक भी कहा जाता है। ये चार टर्म्स हैं एंटीकोलिनर्जिक के। तो एंटीकोलिनर्जिक व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मुस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। Okay, so this you are clear. Now classification, basically we classify the anticholinergic drugs into three types. One is the natural, we derive from the plant. So we'll see the plants also, what are the various plants, because it can come in your question as a picture based question भी आते हैं। तो natural alkaloids plants, so plants जो derived होंगे वो semi synthetic, and one is the synthetic which are purely derived in the laboratory. I am not discussing here the drugs, क्योंकि क्लासिफिकेशन की जो ड्रग्स है वो बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब व्हेन वी आर सेटिस्फाइड विद द एंटीकोलिनर्जिक से क्या हो रहा है एंटीकोलिनर्जिक से, तो फिर याद करने में ड्रग्स आसानी होगी। तो इसीलिए लास्ट में क्लासिफिकेशन उसको मैंने इस बार दिया है। क्या क्या इफेक्ट होते हैं कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक के, तो एक बार मैं हमेशा कहता हूं कि बस एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कोलिनर्जिक्स अगर हार्ट की एक्टिविटी को कम करती हैं, रेस्ट एवरीवेयर बढ़ाती हैं। एंटीकोलिनर्जिक ठीक इसका उल्टा कर देगी, एंटीकोलिनर्जिक हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगी, रेस्ट एवरीवेयर घटाएगी। ठीक है, तो कोलिनर्जिक्स एक तरह से ब्रेडिकार्डिया कर रहे हैं और एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कर रहे हैं, टेकिकार्डिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं कोलिनर्जिक्स हार्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, दैट इज द ब्रेडिकार्डिया। बाकी रेस्ट एवरीवेयर दे आर इंक्रीजिंग द एक्टिविटी, लेकिन विसरल स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा रहे हैं, जीआई मोटिलिटी, ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जीआई मोटिलिटी बढ़ रही है, आई में मियोसिस हो रही है। वी हैव सीन कोलिनर्जिक, सी फॉर कोलिनर्जिक, सी फॉर कोलिनोमायोमेटिक्स, सी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शंस। तो सी से याद रखिएगा, तो कोलिनर्जिक से कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशंस होंगे। तो बस एक लाइन याद रखनी है कि कोलिनर्जिक्स हार्ट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, सब उसी से डिराइव हो जाएगा। अगर एक चीज याद रखेंगे तो सब आपको उसी से डिराइव हो जाएगा कि कोलिनर्जिक हार्ट की एक्टिविटी कम कर रहे हैं तो एंटीकोलिनर्जिक हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के सिस्टम को। जैसे अगर हार्ट की एक्टिविटी को जैसे कोलिनर्जिक कम कर रहा है हार्ट की एक्टिविटी को, एड्रिनर्जिक उसको बढ़ा रहा है, तो हम ये भी तो कैसे, एंटीकोलिनर्जिक भी बढ़ा रहा था। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एड्रिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक एक जैसा काम करता है, कोलिनर्जिक एंटी एड्रिनर्जिक एक जैसे काम करता है। ये जनरल सिनेरियो में ऐसा ही होता है। तो अगर एक चीज आपको याद है कि कोलिनर्जिक हार्ट की एक्टिविटी को कम करता है, रेस्ट सब चीज से डिराइव कर सकते हो। कोलिनर्जिक कम करता है एक्टिविटी को,
तो एंटी एड्रिनर्जिक भी कम करेगा। कोलिनर्जिक अगर एंटी कोलिनर्जिक बढ़ाता है तो एड्रिनर्जिक भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे आप ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आपको सिम्टम्स पता है तो एक्चुअली मैं इसको पहले इफेक्ट अगर पहले जान लेते हैं अगर हम, तो हम अच्छे से उसका यूज जान सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हार्ट में एंटीकोलिनर्जिक टैकीकार्डिया कर रहा है, हार्ट में एंटीकोलिनर्जिक इज डूइंग टैकीकार्डिया, ठीक है, तो टैकीकार्डिया अगर कर रहा है तो ऐसी कंडीशन जहां पे ब्रेडिकार्डिया होता है, जैसे एवी ब्लॉक होता है, वहां पे हम इसको एंटीकोलिनर्जिक तो दे सकते हैं। तो एट्रोपिन इज यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रोंकस में रिलैक्सेशन कर रहा है, रिलैक्सेशन मतलब ब्रोंकोडायलेटेशन हो रहा है, एंटीकोलिनर्जिक इज कॉजिंग ब्रोंकोडायलेटेशन। तो एस्थमा की कंडीशन में वी कैन गिव द एंटीकोलिनर्जिक्स, वी कैन नॉट गिव द कोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं तभी ब्रोंकोडायलेटेशन होगा। इस ऐसे ही जीआई मोटिलिटी में मान लीजिए, जीआई मोटिलिटी में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक मोटिलिटी अगर कम होगी, मोटिलिटी बढ़ती है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है तो पेट में दर्द भी होगा, क्योंकि मोटिलिटी की वजह से स्पाज्म होते हैं, तो वो स्पाज्म को कम करने का काम एंटीकोलिनर्जिक। तो हमारे पास ऐसी ड्रग भी है जो कि स्पाज्म को कम करती हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। आई में क्या कर रहा है, मिड्रियासिस कर रहा है, कौन, एंटीकोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कोलिनर्जिक, सी फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन, तो मियोसिस, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक मिड्रियासिस कर रहा है आई में। अगर मिड्रियासिस कर रहा है तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे मिड्रियासिस रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी की रेटाइना को देखना है तो आपको मिड्रियासिस रिक्वायर्ड होगी, तभी रेटाइना दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीशन कम कर रहा है, तो हम सिक्रीशन अब कम कर रहा है तो ये किस कंडीशन में, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में यूज कर सकते हैं ना इसको। तो एक ऐसी ड्रग भी है हमारे पास जो एंटासिड की तरह जो सिक्रीशंस को कम करती है, जो पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं। कॉमनली नहीं यूज होती बट वी कैन यूज बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म डिक्रीज सिक्रीशन, ठीक है। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो आगे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेरेपेटिक यूज समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी थेरेपेटिक यूज इसी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास डोपामीन ड्रग है, डोपामीन का हर डोज पे अलग अलग डोज पे अलग अलग एक्शन आता है, वैसे ही एट्रोपिन भी है। एट्रोपिन की जैसे जैसे डोज बढ़ती है उसका एक्शन भी बदलता चलता है। देखिए कैसे कैसे एक्शन होता है। ड्राई माउथ ड्राई स्वेटिंग होगा, ड्राई माउथ ड्राई स्वेटिंग होगा, स्लाइट डिक्रीज इन हार्ट। अच्छा, एट्रोपिन क्या कर रही है, एट्रोपिन को करना चाहिए इंक्रीज इन द हार्ट रेट, लेकिन एट्रोपिन लो डोज में डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। इसका रीजन अलग है, क्योंकि प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, प्री साइनेप्टिक मुस्कैनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। प्री साइनेप्टिक एक्टिवेट होगा तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वो कम हो जाएगा तो स्लाइट डिक्रीज इन द हार्ट रेट वी कैन सी। लेकिन ड्राई माउथ और ड्राई स्वेटिंग भी होती है। ड्राई माउथ ड्राई स्वेटिंग क्यों होगी, क्योंकि कोलिनर्जिक क्या कर रहा था, सिर्फ हार्ट में कम कर रहा था, बाकी जगह बढ़ा रहा था। एंटीकोलिनर्जिक बाकी जगह क्या कर रहा था, कम कर रहा था, हार्ट में बढ़ा रहा था, कम कर रहा था, बाकी जगह सिक्रीशन कम कर रहा था। सिक्रीशन कम होगा तो ड्राई माउथ ड्राई स्वेटिंग होगा, ठीक है। सिक्रीशन कम होने की वजह से ही तो कम होगा, ठीक है। फिर जैसे डोज बढ़ाया मैंने 1 मिलीग्राम तक डोज लेके जब जाएंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ तो रहेगी, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक सिर्फ और सिर्फ हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बाकी जगह कम कर रहा है। ये ध्यान, एक पॉइंट से सारा चीज निकल जाएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या चीज होगी कोलिनर्जिक से, क्या चीज होगी एंटीकोलिनर्जिक से। हार्ट रेट बढ़ना टैकीकार्डिया हो गया, फर्दर डोज इंक्रीज करोगे टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन होगा, डायलेटेड पिपल्स होगा, मिड्रियासिस होगा। क्योंकि वही फिर बात, क्योंकि सिर्फ हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, सबसे ज्यादा घटाता है। जब घटाएगा तो जो मिड्रियासिस होगा, रिलैक्सेशन होगा, मिड्रियासिस होगा। ब्लरिंग ऑफ विजन इज बिकॉज ऑफ दिस अगेन मिड्रियासिस, ठीक है। फिर हम डोज और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब हम डोज और ज्यादा डोज में देंगे तो यूरिनरी रिटेंशन आने लग जाएगा। यूरिनरी रिटेंशन मतलब ब्लैडर में यूरिन ज्यादा है, ब्लैडर में यूरिन को इकट्ठा करना शुरू हो जाएगा। तो जब ब्लैडर मतलब रिलैक्स करेगा, ब्लैडर रिलैक्स करेगा, वही बात, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, बाकी जगह कम होगा, तो ब्लैडर की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो ब्लैडर रिलैक्स होगा, यूरिनरी रिटेंशन। हॉट एंड ड्राई स्किन, रेस्टलेसनेस। जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं, एट्रोपिन का ये है, एट्रोपिन का शुरू में सीएनएस इफेक्ट नहीं होता, बट जैसे जैसे डोज बढ़ाते हैं वैसे सीएनएस इफेक्ट भी आना शुरू हो जाता है एट्रोपिन का। तो
एट्रोपिन का सीएनएस इफेक्ट ऐसा होता है कि पहले सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, बाद में वो सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करने लग जाता है। पहले स्टिमुलेट करता है एट्रोपिन सीएनएस को, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डोज होगी तो वो डिप्रेस भी करने लग जाएगा बाद में। ये सारा एट्रोपिन का इफेक्ट था। एट्रोपिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है, इसीलिए इतना इफेक्ट एट्रोपिन का हम पढ़ रहे हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स में थोड़ी बहुत चीजें हैं, बस थोड़ा बेसिक है, थोड़ा समझने की जरूरत है। ये चार्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये चार्ट समझ लीजिएगा, और ये इसकी डोज के साथ उसका इफेक्ट है। जैसे डोपामीन में अलग अलग डोज होती है, अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करता है, वैसे एट्रोपिन में रिसेप्टर सेम है बट अलग अलग डोज पे अलग अलग एक्टिविटी उसकी हो रही है। ठीक, अब बहुत आसान हो जाएगा कि एक्शंस पढ़ना हमें, क्योंकि हम एक्शंस मोर और लेस पढ़ ही चुके हैं। क्या क्या एक्शंस थे हमारे पास? एक तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एट्रोपिन क्या कर रहा था? एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक, इट विल इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। तो क्या कर रहा था? टैकीकार्डिया का। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लो डोज में क्या कर रहा था? ब्रेडिकार्डिया कर रहा था। ब्रेडिकार्डिया क्यों कर रहा था? बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। डोज जैसे बढ़ाते हैं टैकीकार्डिया करता है, या अगर आईएम और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो वो भी ब्रेडिकार्डिया कर सकता है। लेकिन अगर आप रैपिड आईवी इंजेक्शन देते हो, जैसे इमरजेंसी जब कंडीशन होती है तो उसमें रैपिड आईवी इंजेक्शन ही देते हैं, तो उसमें टैकीकार्डिया उससे होता है, इसीलिए टैकीकार्डिया होता है। लेकिन अगर पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन जानना चाहते हैं तो ये है कि एट्रोपिन लो डोज पे ब्रेडिकार्डिया, फिर डोज इंक्रीज पे टैकीकार्डिया है। ये है मेन एक्शन इसका। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग पर्सन जो होते हैं उनमें वेगल टोन ज्यादा होती है। वेगस इज द कोलिनर्जिक नर्व, वेगल नर्व इज द कोलिनर्जिक नर्व, एंड कोलिनर्जिक इज डिप्रेसिंग द हार्ट, कोलिनर्जिक डिक्रीजिंग द हार्ट एक्टिविटी, कोलिनर्जिक इज डिप्रेसिंग द हार्ट। तो मैं एंटी कोलिनर्जिक दे रहा हूं, एंटीएट्रोपिन इज एन एंटी कोलिनर्जिक। अगर कहीं पे वेगल टोन होगी तो ही एंटी कोलिनर्जिक काम भी करेगी। सही कह रही है लाइक, वेगल टोन होगी, वेगस ही को तो हम इनहिबिट कर रहे हैं, तो ही एंटीकोलिनर्जिक काम करेगी। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो एल्डरली और इन्फेंट्स होते हैं उनमें वेगल टोन बहुत ही कम होती है। तो क्या एट्रोपिन काम करेगी? नो, एट्रोपिन टैकीकार्डिया नहीं करेगी अगर हाई डोज में दे दोगे तो भी एल्डरली और इन्फेंट्स में। ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पॉइंट था। तो एट्रोपिन को एल्डरली और इन्फेंट में नहीं दिया जाता है फॉर द ब्रेडिकार्डिया पर्पस। ब्रेडिकार्डिया को सही करने के लिए एट्रोपिन नहीं काम करेगी, क्योंकि वेगल टोन होती ही नहीं है एल्डरली और इन्फेंट्स में। ठीक है, तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पर्सपेक्टिव व्हाट आई हैव टू डिस्कस। ब्लड वेसल्स में कोई इफेक्ट, ब्लड प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ब्लड वेसल्स में सिर्फ सिंपैथेटिक टोन होता है, ब्लड वेसल में पैरासिम्पैथेटिक टोन होता ही नहीं है, वो सिंपैथेटिक टोन से कवर्ड होती है, इसीलिए नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल एंड ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है। एट्रोपिन को कहां यूज कर सकते हैं? थेरेपेटिक एप्लीकेशन क्या होगा? मैंने एप्लीकेशंस और उसका जो मैकेनिज्म है एक साथ लिखा है। एप्लीकेशंस क्या होगा इसका? एट्रोपिन क्या कर रही है? टैकीकार्डिया कर रही है, तो वी कैन यूज इन द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में यूज कर सकते हैं, एवी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं ना, एमआई में एवी ब्लॉक जनरली हो जाता है, तो उसमें एट्रोपिन यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे देना है? आईवी, रैपिड आईवी इंजेक्शन तभी होगा। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सीएनएस। सीएनएस में क्या पढ़ा था हमने? सीएनएस में हमने ये पढ़ा था कि एट्रोपिन पहले तो स्टिमुलेट करती है, बाद में डिप्रेस करती है, लेकिन एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से क्रॉस नहीं कर पाती, इसीलिए जब ज्यादा डोज दे रहे थे तो ही एट्रोपिन का इफेक्ट आ रहा था। तो एट्रोपिन लेस परमिएबल है टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो सीएनएस इफेक्ट डोज ज्यादा देने पे आता है। लार्ज डोज एंटर द ब्रेन, और पहले स्टिमुलेशन होता है और बाद में डिप्रेशन होता है। स्टिमुलेशन की वजह से ये सारे इफेक्ट आएंगे, और बाद में डिप्रेशन की वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स और रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है पेशेंट। लेकिन एक और हमारे पास है, एक और हमारे पास नेचुरल अल्कलॉइड्स है। नेचुरल अल्कलॉइड में दो थे, एट्रोपिन और हायोसिन था। एक और नेचुरल अल्कलॉइड है जो हायोसिन जिसका नाम है, वो इस तरह से बिहेव नहीं करता है, वो आराम से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है आराम से, और लो डोज पे भी उसका डिप्रेसेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट लो डोज पे भी आना शुरू हो जाता है हायोसिन का। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है।
एक जगह ऐसी है जहां पे हमें हायोसिन को यूज करना है। तो अब इसकी थेरेपेटिक एप्लीकेशन देखते हैं क्या है। हायोसिन को मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस क्या होता है? व्हेन यू आर मूविंग और वॉमिटिंग होने लग जाए, जैसे मोशन पे वॉमिटिंग होने लग जाए, जैसे आप ट्रैवल करते हो कभी कभी किसी को गाड़ी में वॉमिटिंग होने लग जाती है, दैट इज द मोशन सिकनेस। और इस मोशन सिकनेस को सही करने के लिए हायोसिन का यूज है। हायोसिन इज आल्सो नोन एज स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन भी कहा जाता है हायोसिन को, क्योंकि इनहिबिटरी है, सीएनएस को इनहिबिट करता है, इनहिबिट द न्यूरल पाथवे फ्रॉम द वेस्टिबुलर एपरेटस इन द इनर ईयर टू द एड्रिक सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। मतलब वॉमिटिंग सेंटर को इनहिबिट कर दिया, वॉमिटिंग सेंटर इनहिबिट हो गया तो बहुत आपका मोशन सिकनेस ठीक हो गया। लेकिन ये एक बात है कि वॉमिटिंग होने के बाद ये काम नहीं करता है, वॉमिटिंग से पहले काम करता है। तो इसका प्रोफाइलेक्टिक यूज है, प्रोफाइलेक्टिक यूज है। और स्कोपोलामीन ओरल में भी, इंजेक्शन में भी, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसडर्मल पैचेस प्रेफर किया जाता है। बहुत आसान होता है, कन्वीनियंट होता है पैच यूज करना। बिहाइंड द ईयर पिन्ना, मेस्टॉइड के रीजन पे एक पैच लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगा है फोटो में, और वो पैच धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता रहता है, तो ट्रांसडर्मल पैच। तो शुड ओनली बी गिवन प्रोफाइलेक्टिकली, दैट वाज आई वाज सेइंग कि प्रोफाइलेक्टिक में रोल है इसका। दूसरा, अगर सीएनएस में इफेक्ट है, पार्किंसोनिज्म का भी, पार्किंसोनिज्म में भी दे सकते हैं। कैसे पार्किंसोनिज्म में? पार्किंसोनिज्म में आपको पता होगा कि पार्किंसोनिज्म में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। डोपामीन और एसिटाइलकोलिन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है इन केस ऑफ पार्किंसोनिज्म। ठीक है, या तो हम डोपामीन दे दें पार्किंसोनिज्म में अलग से, या तो एसिटाइलकोलिन